मैं बोल लूँगा बाद में। मैं सबसे पहले जो हमारे बुजुर्गान पीछे की पंक्ति में बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगले मंच पर आ जाएंगे। हमारे साथी, सीनियर साथी, बुजुर्ग साथी आगे पंक्ति में आ जाएंगे। आइए अंकल जी, आप आगे आ जाओ। आराम से बात करेंगे परिवार की तरह, ज़्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे। आगे आ जाए, आ जाए, तशरीफ फरमा। सबसे पहले मैं इस छोटे से प्रोग्राम की रहनुमाई कर रहे मिस्टर मोहम्मद फैजान जी का हार्दिक वेलकम, स्वागत, खैर मकदम, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, बुलाया। यहाँ की ज़रूरत को देखते हुए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और अपनी तरफ से गहराइयों से इस्तकबाल भी उनका करता हूँ कि उन्होंने एक छोटी सी महफिल सजाई यहाँ पर, जिसको हमें बड़े उच्च लेवल पर ले जाना है। तो इसके बाद में मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब, जिन्होंने इस बुनियाद रखी इस इदारे की, उसका भी खैर मकदम। साथ में मोहम्मद फैजान जी यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, उनका भी खैर मकदम। डॉक्टर शफीक अहमद मंच पर विराजमान हैं, इनका भी वेलकम। दूसरे हमारे शफीक साहब हैं, उनका भी वेलकम। इमरान खान जो प्रधान हैं वो भी मंच पर विराजमान हैं, इनका भी। शाह आलम एडवोकेट युवा साथी मंच पर बैठे हुए हैं। और जितने भी यहाँ पर छोटे बड़े भाई बहन, मेरे अंकल, ताऊ, चाचा, सबका वेलकम, खैर मकदम। आज का जो यहाँ पर आने का, आपको बुलाने का, आपकी रहनुमाई करने का जो मकसद है, वो आपको और आपके जो यहाँ का जो मैंने समझा है, जो मुझे बताया गया है, आपको जागरूक करने का है, अवेयर करने का है कि आपको जागरूक किया जाए। किस चीज के प्रति जागरूक किया जाए? जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी तोप है। मैं किसी AK-47 को बड़ा हथियार नहीं मानता, AK-47 को, कि भाई AK-47 है और बड़ा परमाणु बम है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं और आप सभी इस बात से भी वाकिफ होंगे और इस बात में मेरे सहमति जताएंगे कि सबसे बड़ा हथियार इल्म है, एजुकेशन है, तालीम है। ऋग्वेदों में कहा गया है, रामायण में हम देख सकते हैं इसका, गीता में इसका ज्ञान देख सकते हैं, कुरान शरीफ में इसका देखते हैं। राम ने भी इल्म के बारे में कहा, हजरत साहब ने भी कहा, और ये हमारी प्राचीन परंपरा है। कोई नई बात नहीं कि इल्म को आज ही मुख्तसर थोपा जा रहा है या आज ही इल्म लो। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है और परंपरा है कि इल्म हमारा, तालीम हमारी सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ी ताकत है इल्म हमारा। इससे आप नागवार नहीं कर सकते, क्योंकि इल्म के मायने ये नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करना है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हमारे मनोहर लाल खट्टर वहां के CM हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इल्म का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरियों से जोड़ना। अगर समाज में नैतिकता लाना है, शिष्टाचार लाना है, भाईचारा लाना है और एक सही जिंदगी गुजारनी है, तो उसके भी मायने इल्म में ही जोड़े जाते हैं। तो आज हम इसको बहुत से पेरेंट्स और गार्जियन सरकारी नौकरी से जोड़ते हैं कि हम तो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चा सरकारी नौकर हो जाए। ये नहीं, सही तरबियत लाना, अच्छी जिंदगी गुजारना इल्म के मायने हैं और एक प्रोफेशन भी है इल्म। तो इस विषय पर हम गंभीरता से बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि इलाके में मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं पढ़ाई को लेकर। उस विषय में हमें मुतालबा करना है, एक दूसरे को जानना है। देखो, यहाँ पर किसी नेता का भाषण नहीं है कि ट्रेन निकाल देंगे, रोड बना देंगे, ये भाषण नहीं है। हम एजुकेशन के लिए क्या क्या हमारे खजाने में है, क्या क्या हमारे पॉकेट में है, वो आप सब बता कर जाएंगे आपके लिए कि पढ़ाई का सिस्टम कैसे तैयार करना है। तो वो आपके बीच में हम मुखातिब रहेंगे। प्रोग्राम का संचालन को, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब बात आती है कि भैया मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आप मुख्तसर से 50 लोग हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हम
हिंदुस्तान में क्रांति और आजादी कैसे आई, आपको बहुत बारीकी से समझाना है। और आप थोड़ा थके ना, थोड़ी एनर्जी बनाकर रखें, क्योंकि एनर्जी हम देने हैं आपके लिए। हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का गुलाम हिंदुस्तान हो गया, कोई तरीका और मुशारबा नहीं बन रहा था कि आज़ादी कैसे ली जाए, उसकी एक कैसे शुरू किया जाए। कि अब मैं सोचूं कि 10 आदमी आए हैं यहाँ पर, क्रांति नहीं आ सकती? एक आदमी क्रांति ला सकता है, एक आदमी। और वह आदमी था 1857 की क्रांति में मंगल पांडे, जो कि गोरखपुर से उन्होंने एक आजादी की एक पहना कहते हैं कि थोड़ी सी चिंगारी जलाई, और उसके बाद भी भारत को आजाद होने में 100 साल लग गए, जब जाकर भारत 1947 में आजाद हुआ। करना पड़ेगा। आज हमें अगर क्रांति लानी है तो पढ़ाई में लानी है। आज हम आजाद हैं माशाल्लाह, शक्तिशाली देश है हम, ऐसा नहीं है, लेकिन गहराई से ये बात नहीं हमारा कोई नेता बताएगा, ना कोई मुख्यमंत्री बताएगा, ना प्रधानमंत्री बताएगा कि कहाँ कमजोर है हम। वो बात मैं आपको बताने आया कि हिंदुस्तान कहाँ कम है, कहाँ हम पिछड़ रहे हैं। और मैं प्रैक्टिकली बातें आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली। झूठ की, ठग विद्या की, बेकार की, बहकाने वाली बातें ऐसा नहीं है, गूगल वाली बात आपसे करेंगे। हम कहाँ पिछड़ रहे हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, तालिबे इल्म, यहाँ पर प्रोफेशन में, एजुकेशन में, प्रधान जी, सबको मैं बताना चाहूंगा कि जब पहली से कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम एकदम बढ़िया है। अभी आप कहेंगे कि बढ़िया कैसे है? आज आपको मैं जानकारी देने आया हूँ, आज बताकर आपके दिमाग में एक बात फिट करके जाना है मुझे। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 21A, क्या कह रहा है कि शिक्षा का समान अधिकार है, ना कोई धर्म, लिंग, जाति, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। बच्चा जाएगा पहली कक्षा से पढ़ाई करेगा, ये इसके लिए कानून है। पढ़ाई करिए, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, स्कॉलरशिप लीजिएगा, आप अपने बैग बस्ते का इंतजाम करो, सूखा राशन लो, मिड डे मील लो। हमारे वहाँ पर तो मिड डे मील योजना चल रही है, यहाँ पर भी कोई योजना सरकार की जरूर होगी। तो पढ़ लिया, एजुकेशन बच्चे ने ले लिया पहली से 12वीं कक्षा तक। इसमें मजदूर वर्ग भी शामिल है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, आराम से कोई भी खर्चा पानी नहीं हुआ। ये एजुकेशन रेशो हिंदुस्तान में 74.50, 74%, 74.5% हिंदुस्तान साक्षर है। आप फोन निकाल लीजिएगा, मैं गूगल वाली बात आपसे करूंगा जो नेट बताए, ठीक है, ये आसान हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ गया, अब देखो डिफरेंट देखना, ये बच्चा ये एजुकेशन का रेशो कितना है, 74% से अबव। और जैसे ही आगे की तालीम, जो कॉलेज की तालीम है, मैनेजमेंट की पढ़ाई है, नर्सिंग की पढ़ाई है, जहां पर अपनी जिंदगियां बच्चे बनाते हैं, वहां पर हिंदुस्तान का रेशो 27% रह जाता है, 27.5% रह जाता है। तो इट मीन्स ये हुआ, जरा गौर फरमाइए, जो एजुकेशन रेशो हमारा 74.5% था 12वीं कक्षा तक, आगे जाकर वो कितना रह गया, 27.5% रह गया। कि मतलब हमारा बच्चा उस हायर एजुकेशन से नहीं जुड़ पाया, 50% ड्रॉप छोड़ गया। समझ आए? इतना बात समझ आ रहा है कि पहली से 12वीं कक्षा तक हमारे पास एक कानून था, आर्टिकल 21A। बच्चा गया, 12वीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, और आगे जब पहुंचा तो उसका रेशो रह गया 27.5%। तो सर जी हमारा 50% बच्चा ड्रॉप हो गया। अब आप ही बताइए दीजिए, यहाँ पर सारे दिमाग रखने वाले व्यक्ति हैं, क्या 12वीं पास वाला बच्चा परफेक्ट बन गया? क्या उसको नौकरी पर रख लिया जाए? बताइए, आप बताइए, सर बैठे हुए, क्या 12वीं वाले बच्चे को आप अपनी कंपनी में रख लोगे? क्यों? तो उसके पास स्किल ही नहीं है, नर्सिंग नहीं है, पैरामेडिकल नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है। रख लोगे? नहीं रख लोगे। और जिस देश का यूथ अपने काम पर नहीं लगा तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। दूसरे मुल्कों से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या जा रहा है, वक्त तो लिया है आपसे मैंने, 20-25 मिनट आपकी लूंगा मैं। चाइना हमारा पड़ोसी है, उसका हायर एजुकेशन का रेशो 55 है।
कितना है? वहां बच्चा पढ़ के 55%, 55% कॉलेज लाइन में पहुंचा, इंसान बना। यूएसए जो हमसे बाद में आजाद हुआ, जिसको अमेरिका कहा है, क्यों आगे है वो? 85% लोग हायर एजुकेशन से जुड़ जाते हैं, बच्चे जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा टेक्नीशियन, इंजीनियर, वैज्ञानिक, रिसर्च करने वाले अमेरिका में हैं, क्योंकि वहां का यूथ हायर एजुकेशन से जुड़ जाता है। 85। रशिया क्यों आगे है? हम रशिया से क्यों सामान ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां का 80% यूथ वहां पर शिक्षा में जुड़ जाता है। जापान में क्या कर लेता है? एक 12वीं पास बच्चा एक इन्वर्टर बैटरी बना देता है, टॉर्च बना देता है, जबकि हिंदुस्तान को एक टॉर्च भी चाइना से लानी पड़ रही है, हिंदुस्तान को एक नेल कटर भी चाइना से मंगवानी पड़ रही है। आप देखिए, मेड इन चाइना। आप नेल कटर 10 रुपए का खरीदो, उस पर क्या लोगो लिखा मिलेगा? मेड इन चाइना। हम कहाँ कम रह गए? हम वैसे विश्व की शक्तिशाली सेना हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन हम जो हमारा GR, जैसे भी सफिक्स आप बता रहे थे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27.5% है। मैं इस फिकर के साथ में निकला घर से, ग्रेजुएशन करने में मुझे बड़ी परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। अब ये भी सिलसिलेवार आपको बताऊंगा कि भारत का बच्चा पिछड़ क्यों रहा। भैया, अमेरिका का बच्चा 12वीं किया, 85% पहुंच गया कॉलेज में। अब जब कॉलेज में पहुंच गया तो कुछ बन के ही निकलेगा, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेडिकल में बने, कुछ भी बनकर आया, अपना दस्तकार सीख कर आया, स्किल सीख के आया, जिसको स्किल बोलते हैं। और हमारा 27% ही है। अब एक बात और गौर फरमाने की है कि अगर 12वीं पास बच्चे को काम पर नहीं लगाया गया, 12वीं बहुत ही इत्मीनाना, ये फैमिली मीटिंग है, फैमिली। 12वीं पास बच्चे की एज है 18 साल। कितना हो गया? 12 + 6 कितना है? 18। और आप, हमारी किताबों में भी लिखा है, बुजुर्गान को भी पता है कि जो ये उम्र होती है ना 18 साल, इसको वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? तूफान काल। तूफान काल 12, 6, 18 में बच्चे के पास में एनर्जी है, ताकत है, तूफान काल है। अगर उसको सही दिशा में नहीं लगाएगा एनर्जी, तो फिर वो दूसरी दिशा में जरूर लगाएगा, क्रिमिनल बनेगा, अपराधी बनेगा। वो क्यों? क्योंकि आज मोबाइल फोन भी चाहिए, शैम्पू भी चाहिए, आज मॉल में भी जाना है, मूवी देखना है, इंटरनेट चलाना है, जींस पैंट पहनना है, आज बड़े बड़े शौक हैं, उसका शौक पूरा होगा नहीं, वो क्रिमिनल्स बन जाएगा, अपराधी बन जाएगा। कोई हॉस्टल वाला अपराधी नहीं बनेगा, जो बाहर घूम रहा है वो अपराधी जरूर बन जाएगा। इसलिए अपने यूथ को काम पे लगाना जरूरी है। 12 से 18 ये यहाँ हम कमजोर हैं, बहुत कमजोरी हिंदुस्तान की चल रही है। निर्मला सीतारमण ने क्या कहा बजट में आपकी बात, कि हम 2034 तक 10 साल बाद अपना रेशो 40% करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इतने चाइना कहाँ पहुंचेगा बताइए, अमेरिका कितना आगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ हम कमजोर हैं। तो 12वीं वाले पास बच्चे को, जो नीचे से एजुकेशन लेकर आया, उसको काम पर लगाना जरूरी है, क्योंकि उसमें माइंड है, एनर्जी है, खून खोलता है उसका, पहला काम। तो अब ये बच्चा 27% क्यों रह गया, इस पर बात कर लेते हैं। इस पे बात यूं किया हमने बड़े इत्मीनान से कि भारत ग्रामीण प्रदेश, ग्रामीण है। भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। कितने परसेंट? यहाँ पर बसता है 70% भारत कृषि प्रधान देश है, नंबर 1। ये भी सुन लीजिएगा। 2-3 बातें मैं पुनः दोहराऊंगा, यहाँ पर हमारे मौजूदान बैठे हुए हैं। एक तो मैंने आर्टिकल 21A आपको बताया, ये कानून है, इस कानून से पढ़ाओ बच्चों को। दूसरा मैं अब क्या बता रहा हूँ, GR, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जिस पे हमें बात करनी है, जिस विषय में मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि भारत में कितना बच्चा पढ़कर आगे गया, वो GR है। तीसरा मैं क्या बता रहा हूँ कि बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, इस पे गौर फिक्र करने की बात है। पहला तो ये है कि बच्चे को गाइडेंस नहीं। ये प्रोग्राम जो इसका नाम हमने दिया है, इसको दिया है कैरियर एंड गाइडेंस सेमिनार। जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में अभी धनकटा में है, उसको ये नहीं पता कि लखनऊ में कौन सा कॉलेज है, कौन कौन सा कोर्स आज मॉडर्न युग में चाहिए, बैठे हैं यहाँ पर। पहला रीजन कि उस बच्चे को कैरियर एंड गाइडेंस नहीं पता है कि मुझे किस ओर जाना है, माँ बाप को भी नहीं पता है।
माँ बाप भी खेती करता है, मजदूरी में मुतालबा है, घर के 100 काम नहीं पता क्या करना है। नहीं, उसके दूसरा रीजन क्या रहा उसका कि वो पढ़ना तो चाह रहा था लेकिन लखनऊ भेजना है, पीजी का भी खर्चा है, महंगी फीस है। दूसरा कारण क्या रहा, इकोनॉमिक कंडीशन, कि उसके पास में पैसा ही नहीं है क्योंकि वो मजदूर वर्ग से है और हिंदुस्तान में मजदूर वर्ग ज्यादा है, हिंदुस्तान में बिजनेसमैन कम है, मजदूर वर्ग ज्यादा है। पहला कारण क्या रहा कि बच्चा हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहा था। पहला कारण रहा कि गाइडेंस नहीं है, दूसरा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, और तीसरा कि माँ बाप अनपढ़ हैं। चौथे क्या है कि संसाधन नहीं है, कि गाँव के आसपास कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, और पांचवा क्या है कि सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये बुरे मानने वाली बात बिल्कुल नहीं कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बढ़ा। 5 कारण हमने निकाले कि बच्चा 27% रह गए। हमने क्या किया, हमने विषय में सफीक साहब, हम जैसे आपके सामने बैठे हैं, हम जो जिस योजना को मैं चला रहा हूं, जो मैंने बनाया, एक सिस्टम, एक ट्रस्ट बनाया, उसको लेकर हमारा पहला काम था कि हम बच्चों को जा कर बता रहे हैं कि पढ़ाई में ताकत है, हथियार है, और आपको कैरियर एंड गाइडेंस का भी उसको बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं समझिएगा। आपके घर में बच्चा है, आपके मामू का बच्चा है, बुआ का बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है, आज ये सीख कर जाएंगे, आज ये इबरत लेकर जाएंगे कि आज सर ने ये बताया, बहुत काम की चीज बताई। हम उसको जाकर बताते हैं, अगर तुमने आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स क्योंकि डिफरेंट टाइप की +2 होती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। हमने उसको बताया कि आप अगर आर्ट्स में हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, देखो 5 जो मैंने सवालात आपसे किए कि भैया गाइडेंस नहीं है, पैसा नहीं है, माँ बाप अनपढ़ है, संसाधन नहीं है, और सरकार का भी ध्यान नहीं है, 5 चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं। तो पहला काम हमने ये उठाया कि हम गांव जाकर, शहर जाकर ये बता रहे हैं कि अगर आपने आर्ट्स ले लिया है तो तब भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, तब भी आप नर्सिंग में जा सकते हैं। ये बात हम बता रहे हैं जाकर, और यही बात आपको बतानी है कि बेटा आर्ट्स ले लिया है +2 में, नर्सिंग करना चाहते हैं, श्योर कर सकते हैं कि आप GNM करो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और 60 में पोस्ट BSc नर्सिंग कीजिए। हो गया 5 साल का, तो आप कहीं भी में आप जाकर हॉस्पिटल में अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सर राइट, ये बताइए, हम उसको गाइड कर रहे हैं। मिशन एजुकेशन क्रांति जाकर हमारे फैजान साहब और बहुत से साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जाकर बता रहे हैं कि आर्ट्स ले लिया है, पढ़िएगा। हम उसको बता रहे हैं कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स करो बेटा। आज VIPs होटलों में बहुत सारी जॉब्स है, 50, 60, 70 हजार रुपए, बच्चे को पता ही नहीं। ग्रामीण वाला बच्चा क्या जानता है, BA BCom जानता है, वो बस BSTC जानता है, उसको होटल मैनेजमेंट का नहीं पता कि 3 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो जाता है। अब हम उसको बता रहे जाकर कि आप BJMC कोर्स कीजिए, अगर पत्रकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए बैचलर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, बेटा आप ये कीजिए। हमारी ड्यूटी है, हम उसको बता रहे जाकर, हम उसको बता रहे कि BCA करें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और साथ में मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कीजिए, 70 से 80 हजार की तनख्वाह जरूर आपकी लग जाए। बता रहे हैं हम ये गाइडेंस। हम बता रहे कि BSc फैशन डिजाइनिंग में आप करें, हम उसको बता रहे कि BFA करें आर्ट्स वाले विद्यार्थी को, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कीजिए आप। ये सारी हम उसको बोल रहे कि आप DMLT करें, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कीजिए, अपना खुद का लैब खोल लीजिए। तो हमारा पहला जो काम जो पिछड़ रहा था बच्चा, उसको हमने गाइड किया। फिर हम आए कॉमर्स पर कि आप BCom MCom कीजिए, फिर हम आए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले विद्यार्थी पर कि BTech की सारी डिग्री कीजिए आप, BTech बैचलर ऑफ कंप्यूटर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर हम क्या है कि अगर आपने अपने बच्चों को क्या दिलवाना है, आप ये इबरत लेके जानी है आपको, यहाँ से ये सीख कर जाना है। अपने विद्यार्थी को जब वो 10वीं क्लास पढ़ जाए तो उस पर गौर देने की आवश्यकता है। कैसे, उसको कौन सा सब्जेक्ट आगे दिलाना है, वो 11वीं में चुनना पड़ता है। देखिए जानकारी लेके जानी है, बहुत से जानते हैं जैसे ही बच्चे ने 10वीं कर लिया तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसको कॉमर्स में जाना है तो अभी चुनना पड़ेगा, साइंस में जाना है तो अभी चुनना पड़ेगा, PCM में जाना है तो अभी चुनना पड़ेगा, अगर आर्ट्स में जाना है तो अभी चुनना पड़ेगा। तो वहां ध्यान देने की जरूरत है। उसको सबसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिलाना है, क्योंकि उसको ऑलराउंडर बनाना है कि वो मेडिकल लाइन में जा सकता है।
पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इंजीनियर बनाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, आपसे मुतालबा, पेरेंट्स हैं, बच्चे भी बैठे हैं, काउंसलिंग कर रहा हूँ आपकी। तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिलवाना है और पहला प्रयास करना है कि उसको नीट का टेस्ट दिलाए। नेशनल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वहां वो ट्राई करे। अगर एमबीबीएस में आ जाता है, बीएमएस में आ जाता है, बीएचयूएमएस में आ जाता है तो बेहतरीन बात है, उसको भेजिए फिर डॉक्टर बनने के लिए। नीट इतना आसान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अब विद्यार्थी शफीक साहब ये सोच लेता है कि अगर मेरा नीट में नहीं आया तो क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं, क्या अपने नेम का आगे डॉक्टर लगा सकता हूं? कोई भी अभिभावक, कोई भी यंगस्टर बता दे मुझे कि अब भी उसके पास चांस है कि वो डॉक्टर बन जाए, अपना हॉस्पिटल खोल ले। बताइए वो कौन सा कोर्स है, बताइए। इसीलिए तो हम कैरियर सेमिनार्स लगाते हैं। शफीक साहब, आप सर, हमारे प्रधान साहब, हाँ उसके पास मौका है अभी डॉक्टर बनने का। एसएसजी क्रांति की गाइडेंस सेमिनार में उसको ये बताया गया कि बेटा आप 5 साल का BNYS कोर्स कीजिए तो आप 5 साल में अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। और ये 5 साल का कोर्स है और अपने नेम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। BNYS कोर्स कर सकते हैं जिसमें नीट की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी डॉक्टर बनता है। हमने उसको बताया, कोई भी अभिभावक बता दे कि अगर अपने बच्चे को आंखों का डॉक्टर बनाना है, आंखों वाला कोर्स कराना है, तो क्या मंच पर बैठे हुए साथी अभिभावक क्या बता पाएंगे कि भैया आंखों का डॉक्टर बनाना है तो कोर्स कौन सा किया जाए? नहीं मालूम। इतना तो सब जानते कि बीएड होता है, बीएससी होता है, बीए होता है, लेकिन नहीं पता। एसएसजी क्रांति के सेमिनार्स में मोहम्मद फैजान ने, मोहम्मद अंसारी ने, अपने दिलीप जी ने, हितेश जी ने, हमने उसको ट्रेंड किया और उसको बताया कि उस कोर्स का नाम बीएससी ऑप्टोमेट्री है। 4.5 साल का कोर्स करके आइज का क्लिनिक खोल सकता है, आइज का डॉक्टर बन सकता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मांसपेशियों में जकड़न है तो कौन सा डॉक्टर उसको बनाया जाए? मांसपेशियों में जकड़न है, स्पेशल डॉक्टर। अब हम कहें नीट से तो वो निकल गया, फिर भी उसको डॉक्टर बनाना है तो उसके लिए कोर्स का नाम है BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। पैर रह गया है, हाथ रह गया है, किस्म किस्म के डॉक्टर होते हैं। आंख वाला आंख देखेगा, दांत वाला दांत देखे। अब ये कहते हो क्या वो दांत का भी कोर्स कर सकता है? कोई ऐसा कोर्स है कि भैया दांत का कोर्स कर ले, दांत का? क्या आजीविका नहीं चला सकता दांत वाला? बताओ। अगर छोटा सी डिस्पेंसरी दांत वाला खोल ले, मसाले डालने के 300 रुपया, दिन में 2,500 से 3,000 की इनकम, उसको कहते हैं डेंटल का डिप्लोमा। क्या कहते हैं? अभी डिग्री नहीं कर सकता वो क्योंकि नीट से निकल गया। मैंने आपको बताया BNYS सुन लीजिएगा, BPT BSc ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन डेंटल। अब बता दी क्या और भी किसी बच रही है? हाँ बच रही है। एक्सरे वाला कौन सा कोर्स है? अल्ट्रासाउंड वाला कौन सा कोर्स है? सीटी स्कैन किस कोर्स में कर सकते हैं? ये भी देखते हो आप हॉस्पिटलों में कि बाबा देखते हो कि एक्सरा करवाना है, कौन सा करवाया जाए? भैया ये वाला तो बहुत कमा लेता है, 400 रुपया लेता है, तो इसके लिए बच्चा बैचलर साइंस इन रेडियोलॉजी करेगा। माइंड का भी कोर्स होता है क्या? दिमाग वाला भी होता है। BSc न्यूरोसाइंस होता है। बेहोशी वाला डॉक्टर होता है क्या? है आपके गांव में, इलाके में? उसको BSc एनेस्थीसिया कहा कि फैजान साहब हमें बता रहे थे कि इलाके में केवल एक ही है, किसी जिले में एक ही है, वही भागा फिरता है, BSc एनेस्थीसिया। BSc एनेस्थीसिया हमने उसको बताया कि दिल का भी हाँ डॉक्टर होता है। हम उसको बताया कि आप BSc कार्डियोलॉजिस्ट बनिए, BSc कार्डियोलॉजी कीजिए कि आप MBBS के सहयोगी हो जाएंगे। MBBS पर्ची लिखकर चला जाएगा, इलाज BSc कार्डियोलॉजी वाला करेगा। अब एक कोर्स और होता है फैजान साहब, आप सर प्रधान जी को बताना चाहूंगा कि क्या अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सी टीम आती है, उसका भी कोई कोर्स होता है। CID देखते हैं सब, क्राइम पेट्रोल नहीं देखते, सब देखते हैं CID। मर्डर हो गया, लूट हो गई, चोरी हो गई दिल्ली में बहुत बड़ी, क्रिमिनल को पकड़ना है तो कैसे पकड़ा जाए?
कौन जाएगा उसको पकड़ने के लिए? क्या मोदी के सिक्योरिटी गार्ड पकड़ने जाएंगे क्या? क्या फौज वाला आएगा क्या? उसके लिए आएगा कौन सा एक्सपर्ट आएगा। क्या आएगा? उस कोर्स का नाम है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। उसको अपराधी को पकड़ लेगा वो, अगर उसका बाल भी मिल गया तो उससे भी पकड़ लेगा। देखिए आप कितने कितने कोर्स हैं। हमने बताया कि आप एग्रीकल्चर में करें, बीएससी एग्रीकल्चर करें, नई नई किस्म आ जाती हैं, बेमौसम सब्जियां आ रही हैं। आप पहले 10 मन अनाज होता था, आज 60 मन का किला हो रहा है। क्या है ये? एग्रीकल्चर है, फूलों की किस्में, बीज की किस्में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आप कोर्स कीजिए, फायर सेफ्टी के कीजिए, अग्निशमन विभाग वाले कोर्स कीजिए कि आज लग गई है, आग लग गई है, फटाक से अग्निशमन वाले आ जाएंगे हेल्पलाइन नंबर पर, वो भी कोर्स होता है। तो ये बात किसने बताई? ये हमारे कैरियर एंड गाइडेंस सेमिनार में बताई। हमने बीड़ा उठाया कि शहर में जो सेटल हो गया उसकी तो होगी बल्ले बल्ले, शहर में वही जाएगा जिसके पास रुपया पैसा है, जानकारी है। जो गांव में रह गया उसके पास में कोई जानकारी नहीं है। हमने 70% गांवों के बच्चों को, माँ बाप को जानकारी देनी है। जो शहर में शिफ्टेड है उसको सब पता, उसको जानकारी है। तो ये वाले कोर्स, ऐसे ऐसे कोर्स कर लेगा बच्चा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर हम इसमें माँ बाप को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास कोई अपना कॉलेज नहीं है। मैं एक कॉलेज बनाता, शफीक साहब, एक कॉलेज बनाता तो मैं 500 बच्चे पढ़ा पाता, 1000 बच्चे पढ़ा पाता। हमने टाई अप कर लिए कॉलेजों से, ऐसे हम 5000 बच्चे पढ़ाने का जुम्मा लेकर चल रहे हैं। हम जब इतना बच्चा हम पढ़ाएंगे तो सरकार भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो मैंने 5 सवालों के 5 जवाब आपके सामने दिए कि हम कैरियर एंड गाइडेंस, 4 दिए हैं, एक रह गया है कि हम कैरियर एंड गाइडेंस सेमिनार के माध्यम से जन जागरूकता फैलाएंगे कि भैया बच्चों को पढ़ाओ और ये तालीम दिलवाओ मार्केट के हिसाब से। आज इसकी वैल्यूशन है, आज इंजीनियरिंग में ये है, आज इसमें ये है, इसमें ये। दूसरा क्या है? माँ बाप को गाइड कर रहे हैं। तीसरा क्या है? संसाधन नहीं है लेकिन कॉलेज टाइप्स बहुत है हिंदुस्तान का कॉलेज, सरकार का ध्यान भी अट्रैक्ट कर लेंगे। अब बात आती है, मैंने गाइड कर दिया मंच पर जाकर, वकील साहब बैठे हुए हैं, शफीक साहब बैठे हुए हैं। भैया अब 2 चीजों में जहन लगा लीजिए। ब्लैक बोर्ड होता तो मैं अच्छे से समझा पाता, लेकिन सुन लीजिएगा, सब दिमाग रखते हैं। अब ले लेते हैं एक विनोद। विनोद एक माता पिता है। विनोद क्या है? एक माता पिता है, मजदूर है। मजदूरी में 500 रुपया कमा लेता है दैनिक जीवन का, 500 रुपये। विनोद माँ बाप है, दैनिक जीवन का 500 रुपये मजदूरी करके कमा लेता है। 8-10 लोगों की फैमिली भी उसी में चलाता है। बच्चा था उसका प्रमोद या जीशान या कृष्ण, वो 12वीं कर आया। कहां से? किसी भी सरकारी स्कूल से जाकर उसने 12वीं की, 70% लेकर आया। गांव से है, होशियार बच्चा है। और अब सर जी वो क्या करना चाह रहा था? बीटेक कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? बीटेक कंप्यूटर साइंस। किसका बच्चा? विनोद का बच्चा कृष्ण, जिसका पिताजी मजदूर है। पास में संसाधन नहीं है, कॉलेज नहीं है। अब विनोद बच्चे को पढ़ाना चाहता है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेकर गया बच्चे को एडमिशन के लिए। तो सर जी क्या क्या बात हो सकती है उससे? बीटेक कंप्यूटर साइंस का कितना फीस चल रहा है यहाँ पर? कोई बताएगा अभिभावक? बीटेक कंप्यूटर साइंस का अच्छी यूनिवर्सिटी में कितना का फीस होगा सर जी? आप बताइए। शफीक साहब भी आप बताइए, आप भी इंजीनियर हो। लगभग लाख रुपए समझ लें। बी फार्मा का भी इतना समझ लें, बीएससी नर्सिंग का भी इतना समझ लें। जितने कोर्स मैंने आपको बताइए तो बहुत महंगे हैं। अब भैया लाख रुपए तो फीस कृष्ण की। आप भाई गांव से लखनऊ गया है तो खाने का इंतजाम भी चाहिए, पीजी चाहिए, हॉस्टल चाहिए, उसका भी लगा लो 50-60 हजार रुपया। एडिशनल खर्चे भी लगा लो, 2 लाख रुपया हो गया साल का। अगर विनोद की इनकम हमने देखी तो 15,000 कमा रहा था कब? पूरे महीने में। और पूरी साल में 1.5 लाख रुपया 1 पैसा के समथिंग कमा रहा था। तो आप बता दीजिए कि विनोद अपने बच्चे को पढ़ा पा रहा है क्या? 2 लाख रुपया शफीक साहब उसकी कॉलेज फीस के लिए चाहिए और वो कमा रहा है 1 पैसा।
अब उसी 65 में माँ की दवाई, गैस सिलेंडर, महंगाई, सब्जी और सारे मौसमों का सामना करना पड़ा। रीजन क्या थे? 27% रेशियो के यही रीजन था कि आज विनोद अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा, कि 2 लाख रुपया उसको चाहिए और गांव में संसाधन नहीं है, बाहर भी भेजना है, तो भैया बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रहा था अपने बच्चे को। वो अपना बच्चे ड्रॉप होगा, जो 70% लेकर आया वो दैनिक दिहाड़ी पर जा रहा है, मजदूरी करने में शर्मा रहा है, वो ड्रॉप हो गया और वो समाज के लिए भी कलंक हो गया। ये मत समझिएगा कि 12 पास बच्चों को हमने यूं ही छेड़ दिया। जब अपराधी बनेगा ना तो स्कूटर पे मास्टर साहब आ रहे हैं, बैंक से पैसा निकलवा कर रास्ते में बंदूक लेकर खड़ा मिलेगा, आप छीन ले जाएगा आपके लिए। पड़ोसी आपके मकान पर पत्थर फोड़ेगा, वो आपको गाली देगा अगर उसको यूं ही छोड़ दिया। अगर उसको इंसान बना दिया तो नमस्ते नमस्कार खुदा हाफिज सब करेगा। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, अब उसको पढ़ाना है, उसकी पढ़ाने की एक शक्ल हमने तैयार की, एक प्रोजेक्ट बनाया अपने दैनिक जीवन में। क्योंकि मैं भी कृषक परिवार से था, मैं भी गरीब परिवार से निकल कर आया। मुझे उस जमाने में सन 2009 में 6,000 रुपए बीए के मेरे पास में नहीं हो पाया, तो आज वो 2 लाख रुपया विनोद कहां से कर पाएगा जो मजदूरी कर रहा है। उसका बच्चा 12वीं तो सरकार ने पढ़ा दिया कि 12वीं कर गए, आगे कोई संसाधन नहीं था, तो आज कैसे पढ़ा पाएगा। तो आज इस महफिल में मैं आपसे ये इस मंच से कहना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा 10वीं कर गया है तो 3 कोर्स कर सकता है, DMLT कर सकता है, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 3 साल का, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की सारी डिग्री कर सकता है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कर सकता है। अब तरतीब हमने ये बता दी, हमने कह दिया उस विनोद से कि विनोद आपकी कॉलेज फीस की 100% जिम्मेदारी हमारी रहेगी, आप पेट का झेल लेना और हम आपकी कॉलेज फीस का तरतीब बना देंगे 100%। 1 रुपया कॉलेज फीस पर आपको नहीं लगेगा। देखो मैं कहां से लेकर आया आपको, मैं पहली क्लास से 12वीं तक आपको लेकर आया कानून के माध्यम से, आर्टिकल 21 ने बता दिया। फिर मैं आपको GER पर लेकर आया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पर, फिर उसकी शक्ल और सूरत आपको बताई कि क्यों बच्चा नहीं जुड़ पा रहा है। ऐसे हिंदुस्तान के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बच्चे को SSG क्रांति पढ़ाने का काम करेगी। और ये नेता वाला भाषण नहीं है कि कह गए 1 रुपया आपसे फैजुल इस्लाम ले जाए तो मैं टोल फ्री नंबर छोड़कर जाऊंगा, मैं इसको तुरंत यहां से मान्यता रद्द कर दूंगा। लेकिन इसमें भी असबाब है, समझना पड़ेगा कि हम किसी बच्चे को बाहर नहीं रखेंगे, रेजिडेंशियल रखेंगे, उसको हॉस्टल में ही पढ़ना पड़ेगा। हम डिग्री छापने का, हम वो कंसल्टेंट और दलाल नहीं है जो डिग्री छपवा देते हैं और बच्चे को कमरे पर छोड़ देते हैं कि जाइए घर पे पढ़ी। क्या घर पे कोई डॉक्टर बन सकता है? क्या घर बैठे इंजीनियर बन सकता है? क्या कमरे पर वो सावधानी से रह सकता है? हमने कह दिया उस हर अभिभावक से, उस हर विनोद से, हर उस फैजान से, हर उस खलीलुल्लाह से, इकबाल से, मोहित से कि आप अपने बच्चे का रहने खाने का इंतजाम करोगे और वो भी 200 रुपया पर डे का आपकी कॉलेज फीस का भरने का काम SSG मिशन एजुकेशन क्रांति करेगा। कैसा करेगा? विद NOC करेगा। सालाना सिस्टम नहीं है हमारे पास में कि हम सालाना उसको जाकर करेंगे, नहीं। आप जैसे ही काउंसलिंग में बच्चा लेकर आए तो NOC लो, बच्चे को पढ़ना पड़ेगा और जिस स्टेट में आप कह दो उसी स्टेट में पढ़ाने का काम करेंगे। आप फॉर्म पर स्टेट कर देंगे। तो ये चीज लेकर जानी है आज आपको कि जो आपका बच्चा रहा था कि पढ़ना है, जरूरतमंद है। देखो गरीब को भी हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि गरीब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। हर उस जरूरतमंद के लिए एक स्कीम है मिशन एजुकेशन क्रांति। जो बच्चा BPT करना चाह रहा है, जो बच्चा PNYS करना चाह रहा है, BTech कंप्यूटर साइंस कर लिया है, उसकी फीस का इंतजाम हम करेंगे। हॉस्टल का एक पेन भी अन्यथा देने का काम नहीं करेंगे। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि उसका कॉलेज का 100% फीस भर कर दे।
100 विद एनओसी और कॉलेज से लिखवा कर देंगे सपोर्ट। तो मेरे रहनुमाओं, समाज सेवियों, अध्यापकगण, इस इदारे की तरफ अब मैं बात करूंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, उसकी मुख्तसर सी बात आपको कर दूंगा। सभी ने आपने बात सुन ली होगी, मेरी समझ ली होगी कि आज जाकर डंका बजा दो, अपनी जिम्मेदारी से हर उस घर में बताओ, हर उस मोहल्ले में बताओ कि आज एक आपका छोटा भाई, आप एक छोटा यंगस्टर लड़का जैसी स्कीम लेकर आया जहां 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है शुरू से आखिर तक, क्योंकि पैसे का झोल होता है, पैसे में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। 1 रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है कॉलेज कैंपस तक जाने में। हमारे और सीनियर सिटीजन यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं कि वो आइए और अपना स्थान ग्रहण करें। आइए सर। तो अब बात करते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसकी रहनुमाई कैसे हुई। बैठिए, चेयर लीजिए सर के सामने, बैठिए सर। इस यहाँ पर पहुंचने के लिए जरिया ईश्वर ने, प्रभु ने, भगवान ने, खुदा ने एक जरिया बनाया कि मैं यहाँ तक आपके सामने बोल पा रहा हूँ। हमारे एनजीओज का एक बहुत बड़ा सेमिनार था, पूरा इंटरनेशनल प्रोग्राम था दिल्ली में। तो फैजान साहब भी वहां पर पहुंचे, हम मंच पर थे, सम्मानित गण थे हम वहां पर। इन्होंने बड़ी तन्हाई से मेरे से समय मांगा कि सर जी मैं भी एजुकेशन में क्रांति के दूत बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए समय दे सकते हैं। मैंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, कुछ साथियों के लिए इनसे बात की, यहाँ की हालात को समझा कि सर जी हम गांव से बिलोंग करते हैं, संसाधन नहीं है, आप भी हमें वहाँ पर जोड़िए और मैं वहाँ पर आपके साथ काम करूँगा। तो वहाँ पर बात होली, फिर दोबारा मीटिंग में आना हुआ, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैं इसकी मेहनत का, फैजान साहब की मेहनत का, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ में इतने दूर आप आइए, आप चंडीगढ़ से इतना लंबा चलिए और यहाँ पर आइए, लोगों को बताइए अपनी स्कीम के बारे में। तो इसके बहुत कहने पर मैंने मुख्तसर से टाइम आपके सामने निकाला। तो मैं इसकी मेहनत के लिए जो इन्होंने 3-3 चक्कर लगाए, चंडीगढ़, दिल्ली, अलवर, जहाँ तक मुझे इसे सूचना मिलती कि सर यहाँ है तो आए, और इन्होंने इस मंच के माध्यम से बता दूं, ज्यादा सीटें हमारे पास नहीं दे पाए हम इनको, क्योंकि लास्ट में हमसे आकर जुड़े। आज इस जो आपको एजुकेशन की महफिल लग रही है, जो ये आपको ये इदारा दिख रहा है, इसको हमने चुना है अंबेडकर नगर को, संत कबीर नगर को सॉरी चुना है। यहाँ का 250 बच्चा 0 कॉलेज फीस पर अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। ये मैं इनको सीटें दे दिया है, इनके साथ एग्रीमेंट्स कर लिया है। लेकिन याद रहे, किसी भी प्रकार का फैजान या फैजान की टीम आपसे पैसा मांगती है एडमिशन के नाम पर, फला के नाम पर, नंबर छोड़कर जाऊंगा, शिकायत दर्ज करवाई, उसी दिन कैंसलेशन मार देंगे, उसी दिन कैंसिलेशन मार देंगे। जो पहले से ही जरूरतमंद है, जिसके पास पैसा नहीं, उसको पढ़ाने का कार्य हमें करना है। तो इनकी मेहनत का मैं काबिल एहतराम करता हूं कि उन्होंने ऐसा इदारा चला रखा है। ऐसे इदारे में साइंस की पढ़ाई भी करा रहे हैं। मैंने इनको कल शाम को मैं पहुंचा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चियां तालीम प्राप्त कर रही हैं, और उसके साथ में उर्दू के साथ में जो इन्होंने कन्वर्जन बनाया है, इंग्लिश का बनाया है, साइंस विज्ञान की पढ़ाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर हाफिज भी बना रहे हैं, लोगों को इंग्लिश का भी पीरियड लगा रहे हैं। तो ये बड़े काबिल एहतराम हैं। आज आपके पास में सीमित सीटें हैं, अपने आसपास जरूरतमंदों को देखिए और उन 250 बच्चों को इस वातावरण से उठाकर कम से कम लखनऊ पहुँचाने का काम भी करिए। लखनऊ में भी हमारे पास कॉलेजेस हैं, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में मेरे कॉलेज नहीं है, मेरे टाई अप की हुई कॉलेज है। तो ये बात आपको गौर फिक्र करनी है। कम से कम हिंदुस्तान का निर्मला सीतारमण तो 10 साल बाद कह रही है कि हम ग्रोथ इनरोलमेंट रेशो 40% करेंगे, क्यों ना हम अभी से थोड़ा थोड़ा सा करके अपने बच्चों को आगे निकालने का प्रयास करें। ये अपने आसपास देखना है। यहाँ आएगा बच्चा, अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और फिर कॉलेज में आएगा, काउंसलिंग देंगे, कॉलेज दिखाएंगे, अच्छा लगेगा तो पढ़ाई करेगा, वहीं छोड़ दीजिएगा उसको हॉस्टल। पेट का आपका होगा
कॉलेज फीस मेरी होगी। इसी बातों से हम बच्चा पढ़ाएंगे। और इसके बारे में आपको जब विस्तार से जानकारी लेनी है तो पर्सनली फैजान साहब के पास आइए, बच्चे का फॉर्म भरवाइए। जैसे ही 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा आपके बच्चे को कैंपस में छोड़ने का काम हमारी टीम करेगी, फैजान साहब करेंगे और इनकी टीम करेगी। ये हमारा मकसद था यहाँ आने का कि हम GER को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हम बढ़ाना चाहते हैं जो 27% पर अटका हुआ है, और हम अपने आसपास के बच्चों को कम से कम अच्छी तरबियत देकर आगे पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपने मुझे सुना, मेरे से बड़े यहाँ पर लगभग बैठे हुए हैं, मैं तो सर 33 का हूँ, अभी सीख रहा हूँ आपसे, और आपकी जो गाइडेंस होगी उस पर मैं अमल करूँगा। और भी मुझे कोई बताइए कि यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, तो मैं जाकर मेरे प्रोफेसर से, चेयरमैन से, चांसलर से, मिनिस्ट्री में अपनी बात, आपकी बात को पहुँचा सकूँ। इस विषय में एक बार माइक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आगे मैं कुछ उनसे रूबरू भी होना चाहता हूँ कि कहाँ तक आपके बात समझ में आया, अगर कुछ रह गया है तो उसका भी मैं जवाब आपको देता हूँ। माइक एक बार पहुंचाइए। एक बार बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, हम इनसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। बुजुर्ग के पास माइक पहुंचाइए, वहां पर आगे चला जाएगा, थोड़ा आगे आ जाइए बुजुर्ग, ठीक है। ये फैमिली वाली काउंसलिंग थी जी। अपने इलाके की कुछ एजुकेशन से, देखो मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं कि मैं यहाँ पर हेल्थ के बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर कर दूंगा, कि मैं यहाँ पर भाई रेल निकाल दूंगा, ट्रेन दे दूंगा, पानी की सुविधा कर दूंगा, नहीं। एजुकेशन से संबंधित आपकी कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं उनको एक बार नोट कर लूँ, तो संभवतः कोई बात बन जाए, तो उसके लिए हम जरूर कुछ प्रयास करेंगे। जी, मैंने अब तक अगर 10-20 मिनट आपका लिया तो क्या समझ में आया, और फिर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ और भी समस्या है इलाके की? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर बैठा और बहुत सारी बातें सुनी, मुझे आपकी बातों को सुन करके बहुत अच्छा लगा, और दिल ये चाहता है कि आइंदा जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा, मैं अपने बच्चों के लिए भी प्रयास करूँगा कि मेरा बच्चा जो आज 10वीं पढ़ के छोड़ दिया है उससे भी मैं कोशिश करूँगा, और चाहूँगा कि मैं फैजान सर जी से मिल करके उसको आगे के लिए बढ़ाऊँ। और जो भी बैठे हुए मेहमान हैं यहाँ पर, जो भी जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों की फिक्र करें और मुस्तक़बिल में आने वाली ज़िंदगी उसकी सही हो, उसकी तालीम अच्छी हो, बेहतर तालीम हो, ताकि वो दुनिया के अंदर और आखिरत के लिए, दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए सही रास्ता इख्तियार करे और कौम का रहबर बने, दीन का भी रहबर बने, दुनिया को चलाने वाला बने। और हम चाहते हैं इसी तरीके से आप हज़रात की अगर मेहनत रही, बाकी रही, तो इंशाअल्लाह आगे चल कर के यही हमारे जो कौम के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब के हों या मुस्लिम मज़हब के हों, वो आगे तरक्की करें और दुनिया को भी चलाएं और आखिरत को भी फिक्र करें। ठीक है बुजुर्ग, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से बताया। देखो सर का बच्चा 10वीं करके छोड़ गया है, तो ना उसको भी गाइडलाइन दें। सभी भाई आप भी अपना विचार। जैसा कि चेयरमैन साहब अभी जो है एजुकेशन क्रांति के माध्यम से जो है हम लोगों को गाइडेंस कर रहे थे, कोई हथियार अगर है जीतने का, किसी का दिल जीतने का, वो है शिक्षा। शिक्षा के बदौलत जो है किसी का दिल जीता जा सकता है, और दिल जीतने के साथ साथ दशा भी बदली जा सकती है, और दशा बदलने के लिए दिशा बदलना पड़ेगा। किसी ने खूब कहा है, हैरतें क्यों है किसी शख्स की तब्दीली पर, रुत बदलता है तो मंजर भी बदल जाता है। जब आप रास्ता बदलेंगे तो आपके हालात भी बदलेंगे, आपके मंजर भी बदलेंगे, आपके जो है सारी कंडीशन चेंज होगी। इसी के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमें चाहेंगे इस मुहिम से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने 10+2 के बच्चों को हायर एजुकेशन से जोड़ने के लिए हम मेहनत करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिससे GER जो इस देश का GER है हमारे मुल्क का, उसको आगे बढ़ाया जाए, और हम भी डेवलप करेंगे, और हम डेवलप करेंगे, हमारे लोग करेंगे, तो वही देश डेवलप करता है, और उसकी आर्थिक स्थिति तभी मजबूत होगी जब हम और आप मजबूत होंगे। इसी के साथ साथ मैं